तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर से स्वागत है आपका कहानी के इस एपिसोड में। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से होंगे और सेहतमंद होंगे। तो आज की जो कहानी है ये मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में इसकी कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलेगी कि ये जो चोरी का जो मिसाल है, एक चोरी के ज़रिए इसने एक ऐसा मुकाम हासिल कर लिया कि इसमें भी एक अपना एक काबिल तारीफ़ है, एक मिसाल है। लोग जो चोरियां करते हैं वो चोरी करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं, अलग अलग अपना एक टेक्निकल ईजाद करते हैं। लेकिन ये जो चोर है, चोरी करने के लिए बाकायदा इसने पढ़ाई किया। चोरी करने में इसको कोई तकलीफ ना हो, कोई इसको मुश्किल का कोई सामना ना करना पड़े, इसने उसने जाकर पढ़ाई भी किया और जज बनकर 2 महीने तक ये फैसला सुनाता रहा। ये भी एक अपने आप में, ये जो कहते हैं इसकी कोई पूरी दुनिया में, मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में से कोई मिसाल नहीं होगी। तो यही जो एक है इसको हीरो बनाता है अपने आप में। और ये जो कहानी है, ये कहानी है धनीराम मित्तल की। मुझे लगता है कि शायद बहुत सारे लोग ये जो धनीराम मित्तल इसके बारे में जानते होंगे, नाम सुने होंगे। तो फिर चलिए चलते हैं कहानी की तरफ। कहानी की शुरुआत होती है हरियाणा के गांव से। हरियाणा के गांव में 1936 में धनीराम मित्तल का जन्म होता है और वहाँ से उनकी स्कूलिंग हुई। स्कूलिंग करने के बाद पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई जब उनकी पूरी हो जाती है तो हरियाणा के जो रोहतक है, रोहतक ज़िले से वो ग्रेजुएशन करते हैं। रोहतक यूनिवर्सिटी है, वहाँ से वो ग्रेजुएशन करते हैं। वो ग्रेजुएशन करने के बाद वो सरकारी नौकरी की तलाश में घूमते हैं और जब सरकारी नौकरी की तलाश में घूमते हैं तो सरकारी नौकरी तो मिलना बहुत मुश्किल था। तो ये सब देखते हुए क्या होता है कि एक बार धनीराम मित्तल आरटीओ के ऑफिस जाता है और आरटीओ के ऑफिस जाने के बाद देखता है कि वहाँ पे जो लोग ड्राइविंग लाइसेंस जो बनवाने के लिए आ रहे हैं उनको बहुत सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और इसमें जो दलाल है, दलाल पैसे ले लेकर अपना जो काम करा रहे हैं और बहुत सारे लोगों का जो पेपर है, पेपर सही कराना, पेपर कंप्लीट कराना, जो ड्राइविंग लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना, ये सब लोग अपना बहुत इसे घूम रहे हैं, अपना काम करा रहे हैं, जो दलाल काम करा रहा है। तो जब धनीराम मित्तल जब देखा तो सोचा कि क्यों ना इसका कॉपी किया जाए, इसका नकल किया जाए, फर्जी दस्तावेज क्यों नहीं बनाया जाए। इससे लोगों को जो परेशानी होगी, परेशानी भी कम होगी और कमाई भी अपना चलता रहेगा। तो करता क्या है, और ये मैं जो मैं बात कर रहा हूँ ये 1964 की बात कर रहा हूँ मैं। उस समय क्या था कि 1964 में कोई कंप्यूटर का जो सिस्टम तो था नहीं कि कोई भी काम कंप्यूटर ऑनलाइन हो जाए। तो ये पूरा काम हाथ से ही होता था। तो ये उस समय की बात कर रहा हूँ। 1964 में क्या करता कि धनीराम मित्तल आरटीओ के सामने अपने ऑफिस खोलता है और वहाँ पे बाकायदे फर्जी दस्तावेज बनाना स्टार्ट करता है। फर्जी दस्तावेज बनाना, फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना, फर्जी मार्कशीट बनाना और फर्जी जो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होता है, सरकारी ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, वो बनवाना। ये सब काम वहाँ पे करता है और जो पैसा कमाता है उसे तो उसी से ऐश करता है वो। जो उसको जो पहली कामयाबी मिली उसको लगा कि ये मेरा ये मंजिल नहीं है, लेकिन उसकी जो पहली की जो कामयाबी मिली वो 1968 में मिली हो। 1968 में बाकायदे वो रेलवे में स्टेशन मास्टर की नौकरी हासिल कर ली। फर्जी दस्तावेज के जरिए, फर्जी सर्टिफिकेट, जो नहीं सर्टिफिकेट तो फर्जी था नहीं वो, क्योंकि पढ़ाई किया था, लेकिन जो दस्तावेज थे सब कुछ सारे फर्जी थे। फर्जी वाला के कारण उसने स्टेशन मास्टर की नौकरी की और 6 साल नौकरी करने के बाद 1974 में वो ऊब गया। सोचा कि ये 6 साल यार हो गए यहाँ पे, अब कुछ दूसरा काम करना चाहिए। अब स्टेशन मास्टर की नौकरी छोड़कर वहाँ से अपने गांव की तरफ आया और जब गांव की तरफ आया तो चोरी करना स्टार्ट किया उसने। नई नई जो गाड़ियाँ थी, उस समय गाड़ियाँ बहुत महंगी होती थी, गाड़ियाँ चुराना स्टार्ट किया और गाड़ी चुराता और वो पकड़े जाने पे जेल जाता।
करीब उसके जो गैंग था, गैंग में कम से कम उसको 100-150 आदमी उसके गैंग में काम करते थे। इसी बीच वो गाड़ी चुराता, गाड़ी चुराने के बाद वो पकड़ा जाता, पकड़े जाने के बाद वो फिर जेल जाता, जेल जाता फिर आता, फिर गाड़ी चुराता। और जो गाड़ी जो चुराता था, इसका जो गाड़ी चुराने का जो ये कहते हैं कि ये बहुत तेज था, बहुत एक्सपर्ट हो गया था ये गाड़ी चुराते चुराते। बहुत ये मास्टर की से चाबी को गाड़ी को खोल लेता था। कई बार तो उसने जो गाड़ी जो चुराई, गाड़ी से बैठ के गाड़ी चुराने जाता था। जैसे कि वहाँ पे जो गाड़ी रखी होती थी, जाता था अपना गाड़ी लेके चोरी किया हुआ, उस गाड़ी को वहाँ पे छोड़ता था और उस गाड़ी में जाकर बैठता था, चाबी लगाता था मास्टर की के जरिए और वहाँ से खोलता था, खोल के लेके वो गाड़ी को लेके जाता था, रख के आता था, फिर आता था, फिर अपनी गाड़ी लेके जाता था। इसको इतनी महारत हासिल हो गई थी। और धीरे धीरे ये क्या हुआ कि इसकी उम्र भी ढलती गई, तो अपने उम्र का जो था, अपने उम्र का भी फायदा उठाया। बहुत बार क्या हुआ था कि जब ये उम्र इसका कम से कम जब 70 साल का हुआ, तो जब गाड़ी चुराने जाता था, तो जब पकड़ा जाता था तो लोग बोलते थे कि ये क्या कर रहे, तो मेरी गाड़ी है। तो बोलता था बेटा उम्र ज़्यादा हो गया है, उम्र के पहचान में समझ में नहीं आ रही कौन गाड़ी किसकी है क्या है। तो लोग उल्टे इसको बोलते थे कि कोई नहीं अंकल जाओ, ऐसा कोई बात नहीं, जाओ। तो ऐसा करके उसने कम से कम दर्जनों बार उसने अपना बचाव किया था। जब इसी बीच वो गाड़ी चुराता और जाता तो कोर्ट का सामना करना पड़ा और वकील का जो फीस, वकील का फीस भरो, फिर इधर उधर की बातें। और जो गाड़ी चुराता तो गाड़ी चुराने का जो बेचने जाता, तो जो खरीदने वाले होते तो गाड़ी का जो कागज मांगते थे और दस्तावेज मांगते थे, तो दस्तावेज नहीं इसके पास। तो सोचा क्यों ना कि जो फर्जी दस्तावेज है खुद से बनाया जाए। और जो वकील का जो सामना करना पड़ता, वकील इसे बहुत लूटते थे, बहुत पैसे लेते थे। तो उसने सोचा कि वकील का भी कुछ करना पड़ेगा। तो ये सब को देखते हुए बाकायदा उसने राजस्थान गया और राजस्थान जाने के बाद उसने LLB की पढ़ाई की। और LLB की पढ़ाई करने के बाद उसने हैंडराइटिंग का कोर्स किया और हैंडराइटिंग कोर्स के करने के बाद उसने ग्राफोलॉजी का भी कोर्स किया उसने। लेकिन बीच बीच में अपने जो मेन काम था इसका, चोरी नहीं छोड़ा, चोरी करता रहा बीच बीच में। और वो सब करने के बाद, डिग्री हासिल करने के बाद फिर आया चोरी के दुनिया में। और इधर आया अपना, जब चोरी करता, जब पकड़ा जाता, तो जब कोर्ट के अंदर जाता तो जो वकील थे, वकील बोलते तो वकील को खुद ही कानून पढ़ाने लगता, उल्टा उन्हीं को कानून पढ़ाता, क्योंकि बाकायदा इसने LLB के कोर्स किया था। और जब कोर्ट रूम के अंदर जाता तो जज साहब के सामने कभी पुलिस वालों को कभी कभार क्या होता था, उनका कपड़े फाड़ देता था दलील के आधार पे, क्योंकि इसको पूरा नॉलेज था। जो भी इसको जो कमी होती उसको बोला ये चीज़ नहीं है मेरा, मुहैया करा जाए, अपना केस जो है खुद तैयार करता हूँ। तो इसी बीच ऐसा जब इसकी उम्र जब ढलती गई तो सोचा कि अब कुछ दूसरा काम करते हैं, अब ये बहुत हो गया। तो एक बार क्या था कि हरियाणा में ये न्यूज़ पेपर पढ़ता है और उस पेपर में लिखा होता है कि जो झज्जर के जो एडिशनल सिविल जज हैं उनके ऊपर इंक्वायरी चल रही है। करप्शन के मामले में जो पंजाब एंड हरियाणा का जो हाई कोर्ट है उनके ऊपर इंक्वायरी बैठा दी थी। और जब इतना देखता है कि उनके ऊपर इंक्वायरी चल रही है तो इसके दिमाग में एक आइडिया आता है। बाकायदे उसने क्या किया कि पंजाब एंड हरियाणा के रजिस्ट्रार की तरफ से एक पेपर तैयार किया, पूरे स्टॉम्प पेपर के साथ, पूरे स्टॉम्प के साथ उसने एक लेटर लिखा। और लेटर ले आके जो हरियाणा के जो सिविल जज, जो एडिशनल सिविल जज थे झज्जर के, उनके एड्रेस पे ले आके पोस्ट किया। और पोस्ट करने के बाद बाकायदे वहाँ पे जो लेटर है उसको रिसीव किया जाता है। और रिसीव करने के बाद जब लेटर जब खोला जाता है तो उसमें ये लिखा था कि चूंकि आपके ऊपर करप्शन के मामले का इंक्वायरी चल रही है, जब तक आप 2 महीने की लीव पे हैं, 2 महीने की आप छुट्टी पे हैं। अब जज साहब जब देखते हैं तो जाहिर सी बात है कि ऊपर से आदेश है तो मानना ही पड़ेगा, आदेश को मानना पड़ेगा। बात सच है कि इंक्वायरी चल रही है।
और उधर एक और लेटर आता है जो झज्जर का जो सिविल कोर्ट है वहाँ पे, कि चूंकि जो जज साहब 2 महीने की छुट्टी पे है तो उनकी जगह पे कोई दूसरा जज आएंगे और अपना काम संभालेंगे। और दूसरे दिन बाद ये जज साहब वहाँ पे जाता है, वहाँ पे कोर्ट जाता है और लोगों को फैसला सुनाता है। वही सब सामने जब जाता है सारे लोग देख के खड़े हो जाते हैं, जज क्योंकि जज था, कोई इसको पहचान नहीं पड़ा। और जो जज जो बैठा था जो कोर्ट में वो कोई और नहीं, यही धनीराम मित्तल था। बहुत सारे लोगों को बरी करता है, बहुत सारे लोगों को जेल भेजता है, अपने दिमाग से फैसला खुद सुनाता है। और हालांकि जो चोर थे चोरों का प्रति इसका हमदर्दी था तो इसलिए चोरों को जल्दी छोड़ देता था। करीब 40 दिन तक उसने कुर्सी पर बैठ के अपना फैसला सुनाया, क्योंकि इसको जो कानून का नॉलेज तो था ही, कानून की, क्योंकि इसने पढ़ाई की थी, LLB का कोर्स किया, पढ़ाई किया था इसने, तो इसको नॉलेज था ही, तो इसलिए उसको कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। और वहाँ पे फैसला सुनाता, फैसला सुनाने के बाद घर जाता अपना, फिर वही ड्यूटी आता अपना कोर्ट के अंदर जाता, सारे पुलिस वाले सब लोग देख के खड़े हो जाते अपना जो भी। लेकिन जब ये सब जब होने लगा तो लोग जो थे, लोगों के अंदर जो खलबली मची कि क्या हो गया जज साहब को, बहुत इतने जल्दी जो बदल कैसे गए जज साहब, कि इतने लोगों को बरी कर दे रहे हैं, बहुत जल्दी बरी कर दे रहे हैं और बेल दे रहे हैं इस पर। तो इधर उधर जो मामला जो बातें चलने लगी तो इसको लगा कि अब ये बात का जब खुलासा होने वाला है, तो 40 दिन के बाद ये गायब हो जाता है। तो पता ये लगता है कि जज अब आ नहीं रहे हैं। जब इंक्वायरी होती है तो जब वो लेटर को जब देखा जाता है तो पता ये लगता है कि जो ऐसा कोई लेटर ही नहीं भेजा गया हरियाणा में पंजाब के जो रजिस्ट्रार की तरफ से, और इनके जो जज साहब थे उनके कोई छुट्टी के लिए कोई भेजा ही नहीं गया, और इनको तो कोई दूसरा जज आएगा ऐसा कोई संदेश ही नहीं आया वहाँ पे। तो पता ये लगता है कि वो धनीराम मित्तल ही है जब उसको जो जांच पड़ताल होता है तो। लेकिन जब तक पता लगता है, जब तक वो धनीराम मित्तल झंझर छोड़ चुका था। बाद में जब इसकी गिरफ्तारी होती है तो पूछा जाता है तो बोलता है कि मैंने ये सब पेपर में देख के किया, कि मुझे पता लगा कि पेपर में कि जज साहब के ऊपर इंक्वायरी चल रहा है, तो उसी को देखते हुए मैंने ये सब अपना दिमाग लगाया, और दिमाग लगाने के बाद ये अपना काम किया। लेकिन मैंने कोई गलत काम नहीं किया, किसी रेपिस्ट को नहीं छोड़ा, किसी कातिल को नहीं छोड़ा। हाँ, मैं उसी को छोड़ा जिसको 6 साल भर 6 महीना बाद उसको बेल होने वाला था, उसको पहले मैं छोड़ दिया। लेकिन जहाँ तक जो देखा जाए लोगों का मानना है कि कुछ हद तक उसने सही भी किया था, दूसरे जज भी होते तो वही करते। लेकिन हालांकि एक चोर जज बनकर फैसला सुनाए ये कानून के जो खिलाफ है, तो जितने लोगों को छोड़ा गया था, करीब कम से कम 2400 लोगों को छोड़ा गया था, तो उनको ढूंढ कर दोबारा उनको गिरफ्तार किया, और गिरफ्तार करने के बाद फिर उनको जेल भेजा गया था। और ये सब क्या था कि जब उसको गिरफ्तारी हुई तो गिरफ्तारी होने के बाद फिर उसको जेल भेजा गया। तो जेल भेजने के बाद क्या हुआ कि फिर उसको जब भेजा गया तो जब जेल गया तो एक बार क्या हुआ कि जब दिल्ली में जब गया तो दिल्ली के कोर्ट में गया था, तो कोर्ट में जब दाखिल हुआ तो वो जो कोर्ट में गया था तो उसी कोर्ट के जो जज साहब थे कम से कम 5 साल उसमें वो अपना फैसला सुना रहे थे, और उसी कोर्ट में ये 5 साल से लगातार जा रहा था। तो जज साहब इसको देखे और बोले क्या कि तुम फिर आ गए, चलो निकलो यहाँ से, बाहर निकलो। अब इतना सुना, पुलिस वाले 2 साथ में थे, दोनों खड़े हो गए, ये भी खड़ा हो गया, बाहर आया, बोला कि यार जज साहब भी कमाल करते हैं। जज साहब भी गुस्सा हो गए, कमाल करते हैं, वो मेरा बिना सुनवाई की बोल रही है कि तुम जाओ। और पुलिस वाले ही बोला कि हाँ ये तो बात तो ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। और इतना ही बोला कि चाय पीना है, और चाय लेके आया, और 2 पुलिस वाले और ये तीनों लोग चाय पी रहे हैं, जब तक ये बोला कि तुम चाय पियो मैं आ रहा हूँ। और इतना बोला है और ये गायब हो गया वहाँ से। और गायब होने के बाद जब इसकी जब नाम को जब पुकारा जाता है तो पुलिस वाले के जब हाथ पांव खड़े हो जाते हैं, अब गया कहाँ ये।
पुलिस वाले कोर्ट रूम के अंदर देखते हैं कि वहाँ शायद बैठा होगा, वहाँ भी नहीं मिलता है। जज साहब पूछते हैं कि कहाँ गया हो, तो दोनों पुलिस वाले बोलते हैं कि वो बोल रहा था कि जज साहब मुझे बोल दिया कि तुम जाओ, इसलिए मैं जा रहा हूँ, और वो चला गया। लेकिन जज साहब भी हंसे, लेकिन मुजरिम हाथ से तो छूट चुका था। तो क्या हुआ कि लेकिन पुलिस वालों को भरोसा था कि ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगा, ज़्यादा दिन बच नहीं पाएगा, फिर उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो लास्ट जो इसकी गिरफ्तारी हुई 2016 में गिरफ्तारी हुई इसकी। तो इस समय कम से कम वो 80 साल का हो गया, अभी वो जिंदा है, अभी वो शायद जेल में ही होगा, अभी जिंदा है। और इसका एक ये भी रिकॉर्ड है कि अपने पूरे करियर में 94 टाइम्स वो जेल गया है। ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। मुझे लगता है कि ऐसा रिकॉर्ड दुनिया में कहीं किसी के पास नहीं होगा। ये जो रिकॉर्ड जो अपनी पूरी 80 साल के करियर में 82 साल का हो गया, 82 साल के करियर में अपना 94 बार जेल जाना, 6 कम सेंचुरी भूगने में अपना। अब ये किसी से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब एक केस में क्या होता है कि पूरा कोर्ट जाओ, कोर्ट का चक्कर काटो, जेल जाओ, कम से कम एक केस में तो 3 महीने तो लग ही जाता है, और इसमें 94 बार जेल गया है। और ये भी एक अपने आप में जो विशाल है, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई इसका तोड़ नहीं है। और ये जो जेल जब जाता था, तो जो बाहर के जो चोर वाले थे, चोर वाले क्या करते थे, जब इससे मिलने के लिए सोचते थे कि कोई ऐसा बहाना बनाया जाए, कैसे धनीराम मित्तल से मिला जाए, या उसे कोई उसको गुरु मानते थे। द किंग ऑफ चोर उनको कहा गया था। चोर सारे जितने थे उसको चोर का गुरु मानते थे, जाते थे और मिलने के लिए कोई दूसरा जुर्म करते थे, और चोर जो जुर्म करने के बाद जेल जाते थे, और जेल में जाकर उस धनीराम मित्तल से मिलते थे और कुछ गुरु ज्ञान लेते थे उनसे। ये थी धनीराम की स्टेटस, ये पूरी जिंदगी की उसकी जो मिसाल थी। मुझे लगता है कि कोई मिसाल नहीं मिलेगा पूरी दुनिया में। तो ये थी आज की कहानी। मुझे उम्मीद है कि ये जो कहानी आपको अच्छी लगी होगी, तो कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। और जब तक फिर मिलते हैं दूसरी कहानी के साथ दूसरे अगले एपिसोड में, जब तक आप बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।